बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नॉवल रच जिसकी राइटर है ईशा अफजल, उसकी ये 12वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। अपने कमरे में आकर वो काफ़ी पुरसुकून महसूस कर रही थी। छत तहफ़्फ़ुज़ देती है, यह बात उसने आज शिद्दत से महसूस की थी, लेकिन गुज़श्ता वाक़या उसे मज़ीद उलझनों में मुब्तला कर रहा था। उस दिन एयरपोर्ट पे जो हुआ वो इत्तेफाक नहीं था। वो खुद से मुखातिब थी, क्योंकि हदीद की बातों से साफ ज़ाहिर था कि उस दिन भी वो सब जानता था, और उसके पासपोर्ट का गुम होना और फिर हदीद आलम के ही हाथ आना। सब जानते बूझते भी उसका नूर को अजनबी निगाहों से देखना, और ख़ास तौर पर वो लड़की जो उससे आकर मिली। सब कड़ियाँ मिल रही थी। आज भी इसी तर्ज का वाक़या रौनमा हुआ था, उसका शक करना, और वो भी हदीद पे। ये तो आम सी बात थी। आज जो हुआ वो भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो तमाम वाक़यात को मद्देनज़र रखते तज्ज़िया करने में मशगूल थी। हदीद के दोस्त की वहाँ मौजूदगी मुझे अभी तक खटक रही है। वो शक व शुबहात में मुब्तला थी। उसे बर्लिन के लोगों पे यकीन नहीं करना था, और वो यकीन नहीं करेगी, वो ये सोच चुकी थी। लेकिन वो दोबारा बिल्कुल उसी तर्ज की प्लानिंग क्यों करेगा? वो एक कामयाब बिजनेसमैन है, तो ज़हीन भी होगा। एक ही चाल को 2 बार नहीं चल सकता। काफ़ी देर वो जोड़ तोड़ करती रही, लेकिन कोई सिरा हाथ आके नहीं दे रहा था। क्या कोई था जो उससे दुश्मनी निभा रहा था? अब वो सोच सोच कर बेजार हो चुकी थी। उसे भूख लगने लगी, क्योंकि ज़हनी थकावट से इंसान को बहुत जल्द भूख लगती है। उसने इंटरकॉम उठाकर खाना ऑर्डर किया। खाना आया तो वो सुकून से खाने लगी। मुझे अपनी वायरल वीडियो भी तो देखनी थी। खाना खाते हुए उसे अचानक ख्याल आया। उसने बामुश्किल खाना ख़त्म किया। शोहरत की लत बेहद ख़तरनाक शय होती है, और वो जानते ना जानते उसी का शिकार हो रही थी। दिनों में मिलती कामयाबियाँ उसे शोहरत के लिए मज़ीद भूखा बना रही थी। उसने जल्दी से सोशल मीडिया खोला। ढेरों पैगामात मौजूद थे। तलाक का पैगाम पढ़कर वो बेसाख्ता मुस्कुराई। सारी खबरें सबसे पहले उसे पहुंचती हैं। वो मुस्कुराकर अब अगला पैगाम पढ़ रही थी। पैगामात देखने के लिए वो स्क्रीन को स्क्रॉल करती रही, और फिर एक नाम पे आकर थम गई। बाबा के बाबा कई माह बीत चुके थे। उन्होंने उससे कोई राब्ता नहीं किया था। वो उनसे नाराज़ थी। अगर मिनिस्टर दानियाल कमाल में उसकी जान बसती थी, तो महमूद आगा में उसका सुकून था। वो एक की नवासी थी तो दूसरे की पोती। वो उन दोनों को अजीज़ थी, और वो दोनों उसे अजीज़ थे। क्या मैं खुद कॉल करूं? वो सोच ही रही थी कि उनके नाम से ही कॉल मौसूल हो गई। वो तो हैरत का मुजस्मा बन गई। भला इतनी जल्दी दिल मुराद पूरी हुआ करती है? उसने खुद को कंपोज करते कॉल उठाए। मुकाबिल ने उसे पुकारा। नूर दादा। उसने नहायत अकीदत से उस नाम को पुकारा था। वापस आ जाओ नूर। उनका लहजा बहुत सारे राज पोशीदा रखे हुए था। क्या हुआ दादा? वो घबरा ही गई। आयशा को तुम्हारी ज़रूरत है, वो बेबसी से बोले। नूर का जहन मुख्तलिफ अंदेशों में जकड़ने लगा। क्या मतलब? वो बेड से खड़ी हो चुकी थी। उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। आयशा का एक्सीडेंट हुआ है, और वो बहुत नाजुक सूरत हाल में है। और ज़ुखरुफ को लगा कैसे जैसे किसी ने उसकी शहरक काट दी हो। वो ठीक है ना दादा? प्लीज़ मुझे बताइए वो ठीक है? वो तड़प कर बोली। वो ठीक नहीं है नूर, न तुम्हें उसके पास होना चाहिए। उन्होंने उसे तसल्ली देने की भी कोशिश ना की। फ़ोन कट गया। उसके हाथों में जान बाकी न रही। फ़ोन ज़मीन पे गिर गया, और वो तो ज़ेरे ज़मीन धंस गई। वो तेज़ी से पैकिंग करने लगी। उसे किसी चीज़ का होश ना था। उसे बस पाकिस्तान जाना था, अभी और इसी वक्त जाना था। वो इमरजेंसी फ़्लाइट बुक करवा चुकी थी। अब उसे एयरपोर्ट के लिए निकलना था। उसी वक्त उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने हड़बड़ी में दरवाज़ा खोला तो सामने तौसीफ़ को खड़ा पाया। वो उसे शूटिंग के लिए स्क्रिप्ट देने आया था, साथ ही फिल्म से मुतालिक कुछ मशवरा भी करना था, क्योंकि ये लड़की काफ़ी ज़हीन वाक़ई हुई थी, और ये बात वो उससे होने वाली अपनी पहली मुलाकात में ही अंदाज़ा लगा चुका था। तुम ठीक हो नूर? वो उसकी उड़ी रंगत देख कर बोला। वो हजरत में थी। नहीं। वो लैपटॉप को बैग में ढूंढते हुए बोली। तौसीफ़ ने टेबल पर स्क्रिप्ट रखी। क्या हुआ है? वो परेशानी से मुत्तसर हुआ, फिर अचंभे से उसको पैकिंग करते देखा। जाने उस लड़की को क्या हो गया था। मेरी मामा का एक्सीडेंट हो गया, मैं इसी वक्त पाकिस्तान वापस जा रही हूँ, उसने फूले सांस के बीच बताया। परेशानी, घबराहट, तकलीफ़, बेसब्री, उन सब की एक कैफियत होती है जो इस वक्त तमाम की तमाम उसमें दिखाई दे रही थी। वो तो उसकी बात सुनकर ही परेशान हो गया। देखो नूर, तुम्हारी मामा ठीक हो जाएंगी। मुझे सुनकर अफसोस हुआ। अल्लाह उन्हें सेहत दे, मगर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम फिल्म को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा बहुत पैसा लगा इस पे। ये इंतहाई नॉन प्रोफेशनल रवैया, तुम्हारा करियर ख़राब हो सकता है। वो परेशानी तो हो गया था। उस फिल्म का एक पूरा हिस्सा बर्लिन में शूट होना था, जिसमें नूर की मौजूदगी लाजिम थी। वो अपने सामने खुद को बर्बाद होते नहीं देख सकता था। भाड़ में गया कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशन और करियर। मेरे लिए मेरी माँ से ज़्यादा कुछ अहम नहीं है। उनकी खातिर मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूँ।
उसने गुस्से और अफसोस की कैफियत में चीख कर कहा। उसे कम से कम तौसीफ से इन अल्फाज की उम्मीद ना थी, मगर वो क्या कहते हैं कि उम्मीद तो होती ही इसलिए कि टूट जाए, और इंसानों से उम्मीद तो टूटने के लिए रखी जाती है। रिलैक्स हो जाओ नूर, ठंडे दिमाग से सोचो। वो उसे कंधों से थामकर सोफे पे बिठाते हुए बोला। उसे नूर को बर्लिन से जाने से रोकना था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, सुना तुमने? इस वक्त मैं जिस कैफियत में हूं, तुम नहीं समझ सकते। वो अपना सर हाथों में थामते हुए अजियत की इंतहा में बोली। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि तुम नहीं समझ सकते। मेरी माँ के पास मेरे अलावा कोई नहीं है, सुना तुमने? वो शिद्दत कर्ब से कह रही थी। मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है, तुम सुन रहे हो? वो रो दी। ओके रिलैक्स, तुम पाकिस्तान चली जाओ, लेकिन तुम बर्लिन वापस आओगी नूर। तौसीफ ने ये नूर कभी नहीं देखी थी और वो देखना भी नहीं चाहता था। वो फिल्म डायरेक्टर था, उसने बहुत सारी हीरोइंस के साथ काम किया था, मगर ये लड़की मुनफरिद थी। वो उसे खोना नहीं चाहता था। ये लड़की उसे बहुत तरक्की दिलवा सकती थी। उसका वक्त बहुत बुलंद था। दुआ करो कि मुझे कभी दोबारा बर्लिन ना आना पड़े, वो अजियत से बोली। चंद दिनों में बर्लिन में जो उसके साथ हो गया था, वो इस शहर पे लानत भेजना चाहती थी। वो सोफे से उठ खड़ी हुई, ब्रीफ केस को बेड से नीचे उतारा, कंधे पे बैग डाला, फ़ोन को उन्हीं कोट की जेब में ठूसा। काश कि मैं ये दुआ कर पाता, वो नहायत धीमी आवाज़ में गोया। वो अपनी फिल्म की तबाही की दुआ वो खुद नहीं कर सकता था। नूर सामान थामे कमरे से निकल गई। तौसीफ अपनी कनपटी मसलने लगा। उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। वो दिल से उसकी माँ की ज़िंदगी के लिए दुआ गो हुआ। यही सूरत थी कि वो वापस आती। वो टैक्सी में बैठ चुकी थी। बर्लिन उसे वहशत ज़दा कर रहा था। उसका दम घुट रहा था। उसे जल्द ही जल्द वापस जाना था अपने मुल्क, अपनों के पास। वो हदीद आलम के शहर से जा रही थी, और इस बात का इल्हाम उसको हो चुका था, क्योंकि जो खबर उसे मिली थी वो उसे ये समझाने को काफ़ी थी कि वो ज़ुखरुफ नूर को देखने के लिए भी तरस जाएगा। कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों का पैनल बैठा उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछ रहा था, जिसके जवाबात वो नहायत हिकमत के साथ दे रहे थे। इस मकाम तक पहुंचते हुए वो तमाम गुर सीख चुके थे। अब हर सूरत हाल को वो आसानी से निपटा लेते थे। सर, हमें इल्म हुआ है कि आप अपनी जगह पे अपने पोते बुरहान कमाल को लेकर आना चाहते हैं, एक खातून सहाफ़ी ने सवाल पूछा। मैं सियासत को ख़ानदानी जागीर बनाने के हक़ में नहीं हूँ। अगर मेरा पोता खुद को काबिल साबित करेगा तो ही इस मकाम तक आएगा, उन्होंने ठोस लहजे में कहा, जिससे सहाफ़ी काफ़ी मुतासिर हुए। सर, बुरहान कमाल तो पाकिस्तान में होते ही नहीं, तो वो खुद को साबित कैसे करेंगे? दूसरे सहाफ़ी ने अपना सवाल दागा। वो खुद चाहे पाकिस्तान ना हो, लेकिन है तो पाकिस्तानी ही, और वतन की मिट्टी से तो हर इंसान को मोहब्बत होती है। उन्होंने नहायत सफाई से पोते का दफा किया। क्या आपके घर का कोई और फ़र्द भी सियासत में आएगा? सहाफ़ियों में से एक ने तजस्सुस अमेज़ लहजे में पूछा। आप साफ पूछ सकते हैं कि आप किसकी जानिब इशारा कर रहे हैं? वो मुस्कुराकर बोले। सर, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आपकी नवासी भी सियासत में दाखिल होने वाली हैं। आपको दुआ करनी चाहिए कि मेरी नवासी का दिल सियासत की जानिब आ जाए, क्योंकि वो एक बेहतरीन लीडर साबित होगी। वो नहायत मोहब्बत और खलूस से बोले। टीवी पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखती माहिदा बेगम को शदीद अफसोस हुआ। वो ढके छुपे और खुलेआम हर तरह सिर्फ अपनी नवासी को ही दाद देते थे। बुरहान कमाल तो कहीं पर भी नहीं था। उन्होंने दुख से टीवी बंद किया। जाने बाबा कब अपने पोते को भी ऐसे ही दाद देते। सर, एक ज़रूरी खबर है, उनके सेक्रेटरी ने उनके कान के पास झुक कर कहा। बाद में। सर, आपको इस खबर का इल्म होना चाहिए। उसके चेहरे पे परेशानी नुमाया थी। वो घबराया हुआ था। बोलो। महमाशा का रोड एक्सीडेंट हुआ है। वो बहुत नाजुक सूरत हाल में, और एक लम्हा ना लगा वो भूल चुके थे कि वो कहाँ मौजूद है। हस्पताल चलो फ़ौरन, वो कुर्सी से उठते हुए बोले। सर, आप कॉन्फ्रेंस छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? एक सहाफ़ी ने उनको जाते देख इस्तफ़ार किया। सॉरी, फ़िलहाल मैं आपके सवालात के जवाबात नहीं दे सकता। मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, मुझे अभी जाना होगा। वो आगे बढ़ते गए और कैमरे की तस्वीर से ओझल हो गए। खबरों में मिनिस्टर दानियाल कमाल की बेटी के एक्सीडेंट की खबरें मौजू बन चुकी थी। इस हादसे की खबर ने उसकी दुनिया हिला कर रख दी थी। पहला ख्याल उसे नूर का आया था। वो अपनी माँ को लेकर हसास है, बल्कि शायद हसासियत से भी अगले दर्जे पे है। ये बात वो बाखूबी जानता था। वालिदैन को खोना बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। वो इस नुकसान का शिकार हुआ था, लेकिन कभी नहीं चाहता था कि ज़ुखरुफ को यह महरूमी बर्दाश्त करना पड़े। वो अपने बाप को खो चुकी थी, जिसके कातिल की तलाश में आज तक सरकर्दा थी। अगर उसकी माँ को कुछ हो जाता तो वो ज़ुखरुफ नूर को खो सकता था। यही सोच उसका सकूनो करार ले उड़ी थी। काफ़ी सोचो बचार के बाद उसके ज़हन ने एक फ़ैसला लिया, और उसी पे अमल दरामद करवाने के लिए वो ज़ैद को अपने पास घर बुला चुका था। इस वक्त वो उसके सामने मौजूद था, और वो ज़ैद को तमाम हालात बता रहा था। ज़ैद, तुम्हें उसके साथ ही पाकिस्तान जाना, मगर उसे इल्म नहीं होना चाहिए। सारी तफसील बताने के बाद उसने अपना फ़ैसला सुनाया।
لیکن میرا جانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ برلن میں اس پہ ایک بار جان لیوا حملہ ہو چکا اور دوسری بار کچھ غلط ہوتے ہوتے بچا ہے۔ کوئی تو ہے اس کا دشمن اور میں نہیں چاہتا کہ وہ زخرف کی غائب دماغی کا فائدہ اٹھائے۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں خود جانا چاہیے؟ زین نے اسے یہ مشورہ دینا ضروری جانا۔ وہ مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتی۔ کس دل سے اس نے یہ کہا یہ وہی جانتا تھا، دل میں درد اٹھا تھا۔ وہ تو مجھ پہ بھی نہیں کرتی، زین نے دو بدو کہا۔ اس نے تمہیں کافی پلائی ہے، جس کا مطلب ہے کم از کم وہ تمہارے ساتھ تحفظ ضرور محسوس کرتی ہے۔ وہ صرف مروتاً یہ کر رہی تھی اور آخر تک وہ مجھے مشکوک نگاہوں سے ہی دیکھتی رہی ہے۔ وہ ایک کاریگر انسان تھا، اسے لوگوں کے رویوں سے ان کے دل کا حال جاننا آتا تھا۔ وہ سب چھوڑو، تمہاری ٹکٹ میں بک کروا چکا ہوں، تمہیں ابھی ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے، مجھے ساری خبر دیتے رہنا۔ وہ اسے صوفے سے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کیا مجھے اس کی ماما کے پاس ہاسپٹل بھی جانا ہوگا؟ دروازے کے پاس پہنچ کر زین نے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لہجے میں سنجیدگی آیا تھی، وہ کسی منصوبے کو ترتیب دے رہا تھا۔ کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پھر وہ پاکستان جا کس لیے رہا ہے؟ صرف راستے میں اس کی سیکیورٹی کے لیے؟ اور کیا وہ اتنی اہم ہے حدید کے لیے کہ وہ یہ سب کر رہا ہے؟ وہ سب سمجھنے سے قاصر تھا۔ جلد جان جاؤ گے، جانے وہ کیا کرنے کا ارادہ باندھے ہوئے تھا، جانے اس بار حدید عالم کس پلان کو اتفاق بنانے والا تھا۔ وہ پاکستان لوٹ آئی تھی، اپنے ملک کی فضا میں اس کے سانس کی روانی کچھ بہتر ہوئی تھی، اپنوں کی مہک نے اس کے تڑپتے دل کو کچھ تقویت بخشی تھی۔ وہ ایئرپورٹ کے باہر مضطرب سی کھڑی تھی، بے چینی اس کے وجود میں عیاں ہو رہی تھی۔ اسے جلد از جلد ہاسپٹل جانا تھا، محمود آغا نے کہا تھا وہ اسے لینے آئیں گے، ورنہ وہ ایک پل نہ رکتی۔ اس نے نظر ادھر ادھر گھما کر انہیں تلاشنا چاہا تو نگاہ مطلوبہ شخص پہ ٹھہر گئی۔ وہ اسی کی طرف آ رہے تھے۔ کوئی شک نہیں تھا کہ آدم محمود کو وقار اپنے باپ سے وراثت میں ملا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف آ رہے تھے اور وہ اس سے زیادہ تیزی سے ان کی طرف جا رہی تھی۔ ان کے پاس پہنچتے وہ ان کے گلے آ لگی۔ کتنے دنوں بعد اسے محفوظ پناہ گاہ ملی تھی، مگر کاش حالات مختلف ہوتے۔ دادا، اس نے تکلیف سے پکارا۔ اس کی آنکھیں روئی روئی تھی، سرخی مائل چہرے پہ جا بجا آنسو کے نشانات تھے۔ مجھے ماما کے پاس لے جائیے۔ وہ پھر سے رو پڑی۔ اس کا دل بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ پورا راستہ وہ روتی آئی تھی، لیکن آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے تھے۔ اپنے سب سے عزیز رشتے کو کھونے کی سوچ ہی انسان کو دوزخ میں پھینک دیتی، اور وہ کہیں گھنٹے اس آگ میں جلی تھی۔ اسے تو اپنا وجود ہی خاکستر ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ چلو بیٹا، وہ اس کو باہوں کے آثار میں لیے گاڑی کی طرف بڑھے۔ چاہ کر بھی وہ اسے تسلی نہیں دے پا رہے تھے، شاید انہیں خود تسلی کی ضرورت تھی۔ ان کا چہرہ کرب زدہ تھا۔ بیٹے کے بعد بہو کو کھونے کی سوچ بھی تکلیف دیتی، اور اس نقصان کے بعد جو نقصان ان کی پوتی کا ہوتا، یہ سوچ ہی انہیں خوفزدہ کر رہی تھی۔ ان کا ڈرائیور گاڑی میں زخرف کا سامان لوڈ کر کے گھر لے کر جانے والا تھا۔ وہ ٹیکسی کی طرف آئے اور ہسپتال کے لیے روانہ ہوئے۔ پورا راستہ خاموشی ان کے درمیان حائل رہی، بس نور کی سسکیوں کی آواز تھی جو محمود آغا کا کلیجہ چیر رہی تھی، لیکن وہ خاموش تھے۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں چلا کر وہ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کا سارا سکون فرار تھا۔ بابا کی موت کے وقت وہ اتنی بڑی نہیں تھی کہ اپنوں کو کھو دینے کی حدت محسوس کرتی، مگر اب وہ اتنی بڑی تھی کہ ہر احساس جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ ٹیکسی نے جھٹکا لیا تو وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ وہ ہسپتال کے سامنے موجود تھے۔ وہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی، اسے جلد از جلد اندر جانا تھا۔ محمود آغا فوری اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اندر بڑھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنا سرد ماحول محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کر رہی تھی، حتیٰ کہ برلن کی سردی بھی اس سرد پن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا وجود کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ سفید ماربل پہ پڑنے والے اس کے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ مطلوبہ مقام تک جا رہی تھی، کیونکہ محمود آغا جانتے تھے کہ وہ کس کمرے میں ہے، اور وہ اس کے ساتھ تیزی سے ICU کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مطلوبہ کمرے کے باہر پہنچ کر قدموں کی چاپ تھمی، گہرے سانس بھرتے اس نے خود کو بامشکل کمپوز کیا۔ ٹانگیں اس حد تک شل تھی کہ وہ بامشکل اپنے قدموں پہ کھڑی تھی۔ ابھی انہیں پہنچے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک ڈاکٹر باہر آیا اور محمود آغا سے مخاطب ہوا۔ حادثہ نہایت جان لیوا تھا، ان کا بہت خون بہہ چکا ہے، ہمیں فوری طور پہ مزید خون کی ضرورت ہے۔ محمود آغا خون کا بندوبست کروا کر ہی اسے لینے گئے تھے، مگر اب مزید خون درکار تھا۔ کاش کہ ان کا بلڈ گروپ میچ کر جاتا۔ میرا خون لے لیں، وہ فوری اپنا بازو آگے کرتے ہوئے بولی۔ آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا تو نور نے اپنا بلڈ گروپ بتایا۔ سوری، مگر یہ بلڈ گروپ میچ نہیں کرتا۔ یہ بات تو وہ بھی جانتی تھی، مگر یہ حادثہ اس کی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت لے گیا تھا۔ میرا بلڈ گروپ میچ کرتا ہے، یہ آواز انہیں اپنی پشت سے سنائی دی تھی۔ ڈاکٹر نے آواز کی جانب دیکھا اور نور تو دیکھے بغیر بھی جانتی تھی کہ یہ دانیال کمال تھے۔ مسٹر دانیال کمال؟
डॉक्टर ने हैरत से उन्हें देखा। उन्हें कौन नहीं जानता था। सर, आप मरीज़ के रिश्तेदार हैं? डॉक्टर ने उनसे इस्तफार किया। मैं बाप हूँ आयशा का। ये जुमला बोलते हुए उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि वो कितने अरसे से अपनी बेटी से भी यही कहना चाहते थे। नाना। नूर पलटी और उनके गले से जा लगी। रो मत बेट नूर, वो ठीक हो जाएगी। वो उसकी पुष्ट पे तबकी देते दिलासा देने लगे। चलें प्लीज़, हमें फौरी खून दरकार है। डॉक्टर ने उन्हें फौरी चलने की ताकीद की, जिस पे वो नूर को प्यार से पीछे हटाते उनके पीछे हो लिए। उस सर्द माहौल में वो ठंडे फर्श पे बैठती चली गई। आयशा उसको यूं देख लेती तो कहती, नूर उठो, शाबाश। तुम जानती हो ना कि तुम इस सर्दी से मसला बीमार पड़ जाओगी। जानती हो ना कि आयशा के पास नूर के सिवा कोई नहीं है। ये ख्यालात, वो उन ख्यालात को हकीकत के रंग में देखना चाहती थी। या अल्लाह, मेरी माँ को ज़िंदगी दे दे। वो उस रब से मांगने लगी जिसने हमेशा दिया था, क्योंकि वही देने पे कादिर है। मेरा वजूद खाक होने से बचा ले। वो अल्लाह से इल्तिजा करने लगी। या अल्लाह, वो शिद्दत से रोने लगी। तड़पते दिल की पुकार भी दुआ होती है, और वो तड़प कर अल्लाह को पुकार रही थी। नूर, संभालो खुद को। महमूद आगा पंजों के बल उसके पास बैठते हुए उसका सर थपकते हुए बोले, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो अपना सीना मसलने लगी, क्योंकि उसका सांस भी थम रहा था। मेरा दिल। उसने अपने दिल पे हाथ रखा। ये बंद हो रहा है। तुम इतनी कम हिम्मत नहीं हो सकती नूर। तुम्हारी माँ ने तुम्हें हर हाल में सब्र और हौसला सिखाया है। वो उसे आयशा का नाम लेकर पुरसुकून करना चाह रहे थे। माँ के बगैर सब खत्म हो रहा है। नूर, मेरा बच्चा। वो उनसे लिपट कर रोने लगी। आंसुओं के जरिए दिल का बोझ कुछ हल्का होने लगा। वो तीनों आईसीयू के बाहर मौजूद थे। ज़ुखरुफ दीवार से टेक लगाकर ज़मीन पे बैठी हुई थी। दानियाल कमाल पिलर के साथ टेक लगाए खड़े थे, और महमूद आगा बेंच पे बैठे हुए थे। उसी वक्त हुमायूं कमाल भागते हुए वहाँ पहुँचे। पापा, पापा, आयशा ठीक है? वो हाँफते हुए पहुँचे थे। उन्हें दानियाल कमाल के सेक्रेटरी ने फ़ोन करके बताया था, और वो उसी वक्त अस्पताल के लिए निकले थे। दुआ करो वो ठीक हो जाए हुमायूं। दानियाल कमाल खोए खोए बोले। वो नूर की तरफ बढ़े। नूर, मेरी बच्ची, तुम कब वापस आई? उन्होंने नूर का सर चूम कर पूछा। अभी थोड़ी देर कबल ही आई है, जवाब महमूद आगा ने दिया, क्योंकि वो तो इस दुनिया से बेगाना बैठी हुई थी। आंसू थम चुके थे, मगर वो इस हद तक खोई हुई थी कि हुमायूं को खौफ आया। चंद घंटों का ये वक्त इतना तवील था कि उन्हें लगा बरसों बीत गए। वक्त इतना सुस्त भी चलता है। ये आज उन्होंने जाना था। उम्मीदी और नाउम्मीदी के चक्कर में डोलते वो शिद्दत से मस्बत खबर के मुंतज़िर थे। भला आखिर डॉक्टर्स दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। एक डॉक्टर वहीं रुका, बाकी वहाँ से चले गए। मुबारक हो, मरीज़ अब खतरे से बाहर है, मगर उन्हें होश में आने में कुछ दिन भी लग सकते हैं। डॉक्टर के अल्फाज ने जैसे उन्हें नई ज़िंदगी दे दी थी। दानियाल कमाल ने फ़ौरी नूर को बुलाया, जो जामिद बैठी थी। नूर, उसकी पोजीशन में कोई फ़र्क न आया। नूर, मेरा बच्चा। अब की बार उन्होंने हिलाया। हाँ, वह इस्तेफामिया अंदाज में उनका चेहरा देखने लगी। आयशा ठीक है, वो रुक रुक कर बताने लगे, ताकि वो जज्ब कर ले। मामा। वो अचानक उठ खड़ी हुई। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें उस लड़की की अपनी आंखों से, अपनी माँ से मोहब्बत देखकर अश्कबार हुई थी। लेकिन आगा महमूद का दिमाग तो इस लेकिन में ही अटक गया था। उन्होंने डॉक्टर से इस्तफार किया। उनके दिमाग पर गहरी चोट आई है। अमूमन ऐसी हालत में मरीज़ अपनी याददाश्त खो बैठता है, या वो अपनी मेमोरीज़ खुद बनाता है। क्या मतलब? आप अभी मरीज़ को देख लें, फिर मेरे कमरे में आ जाइएगा। मैं सब तफसील से डिस्कस करना चाहता हूँ, और इनकी बेटी को भी लाजमन साथ लेकर आइएगा। वो ज़ुखरुफ को देखकर बोले, जो जाने अपने नाना से क्या कह रही थी, वो जिसके चेहरे पे अब जाकर सुकून आया था। शुक्रिया डॉक्टर। महमूद आगा ने डॉक्टर से मुसाफा किया तो वो आगे बढ़ गया। वो चारों बैक वक्त अंदर जाने लगे, मगर नर्स ने उन्हें रोक दिया। एक एक करके मिल लें प्लीज़। मैं जाऊंगी। ज़ुखरुफ फौरी अंदर बढ़ी। बाकी सब ने एक दूसरे को देखा। सबके चेहरे पे थकावट और मुसर्रत का मिला जुला एहसास था। वो तवील मुसाफत का थका मुसाफिर मालूम हो रहा था, जिसे अभी तक मंजिल न मिल पाई थी। इस सफ़र में उसने अपनी हर करीबी को खो दिया था। आज फिर वो माजी के चक्करों में कैदी बन चुका था। आज कई दिनों बाद वो उस कमरे में लौटा था, वो जिसमें उसकी यादें महफूज थी। वो कमरा जहाँ वो ज़ुखरुफ के बर्लिन आने के बाद नहीं आया था। पहली बार वो इतना अरसा इस कमरे से दूर रहा था। शायद पहली बार वो माजी से निकलकर हाल में आया था, मगर अब फिर वो माजी में धकेला गया था। उसने एक एक करके उन यादों को तसव्वुर की आंख से देखा और दिल की गहराई से महसूस किया। तफ़्फ़तन एक तस्वीर को हाथ में थामा और उंगली की पूरों से उसको छुआ। बाबा, धीमी सी सरगोशी। मुझ में किसी अपने को खोने की हिम्मत नहीं रही। वो खुद को बता रहा था वो बातें जो वो सिर्फ खुद से करना चाहता था। वो अपने बाप की तस्वीर पकड़कर किया करता था। वो इस वक्त उस तकलीफ़ से गुजर रही है जिससे बरसों पहले मैं गुजरा था, मगर मेरी दुआ है कि उसके साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ। वो पूरी शिद्दत से उसके लिए दुआ गो था।
पापा, मैंने खुद से वादा किया था कि आपके कातिल से बदला लिए बगैर पाकिस्तान कदम नहीं रखूँगा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। क्योंकि वो बोलते बोलते रुका। इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ जाना होगा। मुझे खुद से किया अहद तोड़ना होगा। उसने जैसे एक फ़ैसला लिया था, जैसे एक अहद तोड़ा था। तस्वीर को वापस रखकर वो कमरे को मुकफिल करके बाहर आया और अपने कमरे में जाकर पैकिंग करने लगा। एक बार वो आई थी, उसके मुल्क, उसके शहर। अब वो जा रहा था, उसके मुल्क, उसके शहर। वो अपने मकसद की तकमील के लिए आई थी, जबकि वो अपने मकसद को अधूरा छोड़कर जा रहा था। वो बर्लिन आई थी क्योंकि उसे राज जानने थे। वो फैसलाबाद जा रहा था क्योंकि उसे राज मालूम थे। वो लौट आया था उस मुल्क जहाँ अपने मकसद की तकमील किए बगैर न लौटने का अहद किया हुआ था। वो लौट आया था क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत थी और वो उसकी खातिर अपना हर वादा, हर असूल तोड़ सकता था। पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखते कितने ही ज़ख्म ताज़ा हुए थे, रूह कैसे छलनी हुई थी, जिस्म किस अजियत का शिकार हुआ था। ये कोई हदीद से पूछता। वो मौत, वो लाश, वो थप्पड़, वो जेल, वो अंधेरा, वो टॉर्चर, वो स्याही सब ताज़ा हुआ। वो फैसलाबाद एयरपोर्ट पे अपना बैग घसीट रहा था। डैड, मुझे बाबा की कब्र पे जाना, आप कुछ दिन सब देख लीजिएगा। हदीद, सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस एक बार उनकी कब्र पे जाना चाहता हूँ, अपने खौफ से लड़ना चाहता हूँ, मैं वापस पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। ज़रूर बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हर खौफ पे फतह हासिल कर लो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इस बार जो हदीद बर्लिन आए वो नाकाबिल शिकस्त हो। वो उसके गले लगते हुए बोले। उन्हें हदीद की ज़हनी सेहत बेहतरीन चाहिए थी। ऐसा ही होगा। आंखों में सर तासुर आया था। वो एक गाड़ी के सामने आकर रुका। जहर, जो गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा था, उसने हदीद को देखते मुस्कुराहट उछाली, मगर वो सपाट चेहरा लिए गाड़ी में आकर बैठ गया। जहर को उसकी संजीदगी से उलझन होने लगी। उसकी मामा अब ठीक है हदीद? उसने हदीद की संजीदगी का यही मतलब अक्स किया। एक लड़का गाड़ी में सामान लोड करने लगा। जानता हूँ। क्या हुआ हदीद? कुछ नहीं हुआ। तुम सवाल पूछना बंद करोगी? वो अखड़े लहजे में बोला। तो वो खामोश हो गया। सामान लोड हुआ तो उसने गाड़ी एयरपोर्ट की हदूद से बाहर निकाली। 3 दिन बाद आयशा को होश आया था। सर दर्द के बायस वो सिर्फ चंद पल होश में आई और फिर बेहोश हो गई। 3 दिन से ज़ुखरुफ उसी हुलिये में उसके सरहाने बैठी थी। कोई नहीं कह सकता था कि ये वही लड़की है जो हर वक्त निक से तैयार होती थी। उसके चेहरे पे मीठे मीठे से आंसू के निशान थे। लिबास मैला हो रहा था। वो एक बार अपनी माँ से बात करना चाहती थी, फिर वो कपड़े भी तब्दील कर लेगी और वापस अपनी जौन में भी आ जाएगी। उस वक्त अस्पताल में सिर्फ वही मौजूद थी। दादा को किसी अहम काम के सिलसिले में जाना पड़ा था और नाना की हालत देखकर उन्होंने खुद हमायूं कमाल को कहकर उन्हें घर भिजवाया था। इस दौरान बुरहान पल पल उसको तसल्ली देता रहा था। वो हकीकतन एक बेहतरीन दोस्त साबित हुआ था, हर पल साथ निभाने वाला, हर मुश्किल वक्त में खड़ा रहने वाला। दूसरे मुल्क बैठकर भी उसने अपने फ़र्ज़ में कोताही नहीं की थी। वो दिल से उसकी दोस्ती पे मशकूर व ममनून थी। अचानक उसे डॉक्टर की कही बात याद आई। मरीज़ के दिमाग में चोट आई है। ऐसी हालत में वो एक बीमारी का शिकार हो सकती हैं। डॉक्टर अपनी सरबराही कुर्सी पर बैठा उन्हें तमाम हालात से आगाह करना चाहता था। कौन सी बीमारी? इस वक्त वो अपने दादा के साथ डॉक्टर के कमरे में उनके सामने वाली कुर्सियों पर बैठे थे। चेहरा फिक्र में मुब्तला था। कन्फेब्युलेशन। ये कैसी बीमारी है? ज़ुखरुफ ने मुतफक्किर और परेशान लहजे में इस्तफार किया, क्योंकि वो पहली बार इस बीमारी का नाम सुन रही थी। पानी। वो अपनी माँ के ममता से भरपूर चेहरे को तकती डॉक्टर की कई बातों को सोच रही थी जब आयशा की बुड़बुड़ाहट सुनाई दी। उसने फ़ौरन इर्द गिर्द देखा, मगर पानी नहीं था। वो फ़ौरन बाहर भागी ताकि पानी ला सके। कैंटीन से पानी की बोतल लिए वो फुर्ती से कमरे की तरफ आई। दरवाज़ा खोलकर अभी उसने पहला कदम ही अंदर रखा था कि अंदर से आने वाली आवाज़ ने उसे वहीं साकित कर दिया। हदीद। ये नाम उसके लिए नया नहीं था। ये आवाज़ उसकी माँ की थी। कहाँ थे तुम बेटा? आयशा हदीद का हाथ थामे उसे पूछ रही थी। हदीद उनकी तरफ झुका हुआ था। उनके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। ज़ुखरुफ सदमे और हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। वो हदीद को कैसे जानती थी? जानते हो ना कि मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं बचा? वो आगे भी बोल रही थी। दूर दीवार से जा लगी पानी की बोतल पे गिरफ्त सख्त हुई। इस बीमारी में मरीज़ खुद से मेमोरी बनाता है, या ये भी हो सकता है कि वो अशख़ास तब्दील कर दे। तुम बर्लिन से कब वापस आए? ममता से भरपूर लहजे में वो सामने खड़े हदीद से पूछ रही थी। वो अपनी याददाश्त से कई बातें भूल जाता है और फिर खुद से उन बातों को तश्कील देता है। मेरे साथ क्या हुआ था? अचानक खुद को अस्पताल के बेड पे देख कर वो परेशानी से पूछने लगी। उन्हें अपनी ज़िंदगी के बहुत से वाक़यात तो हादसात भूल जाते हैं,
वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही थी। बोतल पे उसके हाथ की गिरफ्त ख़त्म हुई तो वो एक आवाज़ के साथ ज़मीन पे गिरी। उन दोनों ने उस आवाज़ की सिम देखा। हदीद ने उसको देखा। वो सदमे से चूर बेबसी की मूरत नज़र आई। शायद वो सब सुन चुकी थी। समझ तो हदीद को भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, मगर उसका जहन कुछ गलत होने का अंदिया दे रहा था। ये कौन है? आयशा ने ज़ुखरुफ की तरफ देखते इस्तिफ़ामिया पूछा तो नूर के साथ साथ हदीद को भी झटका लगा। उसकी माँ उसे नहीं पहचान रही थी। ये कैसा भयानक मजाक था। पर नहीं, ये तो तल्ख हकीकत थी जिसने ज़ुखरुफ की सारी ज़िंदगी तहस नहस करके रख दी थी। मामा, मैं आपकी नूर। वो खुद को घसीट कर उनके पास आते हुए अपना तारुफ करवाने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि उसे अपनी माँ को ये बताना पड़ेगा कि वो उनकी बेटी है। हदीद, ये लड़की मुझे मामा क्यों कह रही है? वो दिक्कत से बोल पाई। शायद उनसे अभी आसानी से बोला नहीं जा रहा था। फिर जवाब तलब निगाहों से हदीद को देखा, जो संजीदगी से सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था। तुमने इससे शादी कर ली है क्या? वो उस लड़की का खुद को मामा कहने का यही मतलब समझी। हदीद तो बुत बन चुका था। ज़ुखरुफ की रूह तक छलनी हो गई थी। मामा, मैं आपकी बेटी हूँ, वो तड़प कर बोली, जिस पे आयशा ने हैरत से उसे देखा, फिर अपनी आंखों और दिमाग पर जोर डाला। सोचने के बायस उनका सर दर्द करने लगा था। मुझे पहचानिए मामा, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा, वो अपने दिल को मसलते हुए बोली। काश ये सब मजाक हो, वो सब पहचान जाए, वो उसे पहचान जाए। ये तो वही लड़की है ना जिससे तुम शादी करना चाहते थे, वो हदीद से मुखातिब हुई। ऐसा मरीज़ झूठ नहीं बोलता। उनका दिमाग मिसिंग चीज़ों को अपने तरीके से जोड़ता है और वो उन्हें ही सच तस्लीम करते हैं। ज़ुखरुफ, तुम्हें अभी यहाँ से चलना चाहिए, उसे कंधों से थामकर आयशा से दूर करते हुए बोला। तुम होते कौन हो मुझे मेरी माँ से दूर करने वाले? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो उसकी गिरफ्त से आज़ादी हासिल करते हुए चीखी। मामा, आपकी बहू मुझसे नाराज़ है, मैं इसे मना कर लाता हूँ। वो ज़ुखरुफ पे अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए मुश्किल उसे कमरे से निकाल कर बाहर लाया। आप प्लीज़ मरीज़ के चेकअप के लिए डॉक्टर को बुलवा दें, हदीद ने कमरे के बाहर से गुजरती एक नर्स को मुखातिब करके कहा, जिस पे वो ठीक है कहती आगे बढ़ गई। कॉरिडोर में इक्का दुक्का लोग ही इधर से उधर जा रहे थे। बाकी हिस्से की निस्बत उस जानिब रश कदरे कम था। छोड़ो मुझे, वो उसके हाथों को खुद से दूर हटा रही थी। तमाशा मत बनाओ ज़ुखरुफ, वो पास से गुजरते अमले और एक दो लोगों को खुद की जानिब देखता पाकर बोला। वो लड़की होशो आवाज़ खो रही थी। तमाशा तो मेरा बन गया, मेरी माँ मुझे नहीं पहचान रही, वो अपनी नूर को भूल गई, वो गलोगीर लहजे में बोलती अचानक ढीली पड़ी। हदीद ने उसे सहारा दिया। उसने मज़ाहमत तर्क कर दी। वो बामुश्किल अपने पैरों पे खड़ी थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन पे बैठती चली गई। डॉक्टर उसके पास से गुजरता कमरे में दाखिल हो गया। हदीद उसके सामने दो जानू होकर बैठा। ज़ुखरुफ, क्या कुछ नहीं था इस पुकार में, मगर वो कहाँ समझती थी। वो तुम्हें मेरी जगह दे रही हैं। वो उससे उसी का शिकवा करने लगी। वो मान से उसे सुनने लगा। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। हदीद ने उसकी रोई रोई आंखों में देखकर बावर करवाया। वो उसे हिप्नोटाइज कर दिया करती थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। वो उसकी यहाँ मौजूदगी पे सवाल कर रही थी और उसे उसका जवाब देना था। मैं तुम्हारी खातिर आया हूँ ज़ुखरुफ। काश वो उससे ये कह पाता। दिल के अल्फाज दिल में ही दब गए। मैं एक वादा तोड़कर एक वादा निभाने आया हूँ, धीमे से लहजे में कहा। इर्द गिर्द के सारे माहौल से मुहावरा उसके पास ज़मीन पे बैठा। हदीद उसकी हर खातिर सब छोड़ कर आया था, हर मुश्किल को कबूल करने आया था, अपने हर प्लान को त्याग कर वो सिर्फ उसके लिए यहाँ मौजूद था। क्या मतलब? वो समझ नहीं पाए। तुम इतना समझ लो कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता ज़ुखरुफ, कभी भी नहीं। जाने क्यों वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था और वो उससे इस जुमले की तवक्को नहीं कर रही थी। वो क्यों ये बात कह रहा था? उसे उसकी ये बात नहीं सुननी थी। डॉक्टर ने कहा था कि यह बीमारी दुरुस्त होने में बहुत लंबा अरसा ले सकती है, यह शायद कभी ठीक ना हो। मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती। वो उसकी बात को फरामोश करते हुए अपना दुख उसे सुनाने लगी। जाने क्यों, लेकिन वो उसे सब बताना चाहती थी। उसे कोई सामीन चाहिए था जो उसकी सब तकलीफ़ें सुनता, और हदीद आलम के रूप में उसे वो शख्स मिल गया था। तुम्हारी मामा तुम्हें मेरी बीवी समझ रही हैं और मुझे अपना बेटा, हदीद ने कहा तो उसने बेबसी से सर हिलाया, लबों को काटते खुद को मज़ीद रोने से बाज रखते वो बहुत गमज़दा थी। मैं आज भी वही हूँ ज़ुखरुफ। उस रोज़ मैंने तुमसे जो बात कही थी वो आज भी कहूँगा, मगर अब की बार तुमसे इजाज़त मांगूँगा। वो क्या बोल रहा था? वो ये क्यों बोल रहा था? ज़ुखरुफ कुछ भी समझने से कासिर थी। क्या तुम खुद को मेरे तहफ़्फ़ुज़ में दोगी ज़ुखरुफ? उसने अपना हाथ उसके सामने फैलाते हुए कहा। बाखुदा तुम पे और मॉम पे एक आंच नहीं आने दूंगा, वो यकीन दहानी करवा रहा था। तुम मामा को कैसे जानते हो? उसे उसके मॉम कहने में कुछ गैर फितरी नहीं लगा। उसकी ज़बान से ये लफ्ज़ किसी मंतक के बगैर निकला था, यूँ जैसे उनका कोई ताल्लुक़ था जिससे वो लाइम थी।
میں تم سے جڑے ہر رشتے کو جانتا ہوں۔ اس نے ابھی تک اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا رکھا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے دھتکارے۔ تم کون ہو عدید عالم؟ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ شخص، وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، یہ وہ جان چکی تھی، مگر وہ اسے کیوں نہیں جانتی تھی، یہ بات وہ جاننا چاہتی تھی۔ میں تمہارا محافظ و زخرف، اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ کیا تم مجھے اس فرض کو نبھانے کے لیے شرعی حیثیت سے موقع دو گی؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ وہ بار بار پوچھ سکتا تھا، وہ بار بار بھی انکار کرتی تو بھی وہ ہار نہ مانتا، وہ ہر بار اسی کے پاس آتا۔ میں تم پہ بھروسہ کیسے کر لوں؟ کمزور سا جواز پیش کیا۔ وہ مان نہیں سکتی تھی۔ تم اپنی ماں پہ تو بھروسہ کرتی ہو نا، بس اتنا جان لو کہ انہوں نے مجھے تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ جانے اس نے یہ الفاظ کیوں بولے تھے، مگر زخرف کے پاس انکار کا جواز نہیں بچا تھا۔ چند لمحے تھم تھم کر گزرے۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا اور وہ اپنی ہی سوچ میں گم رہی۔ کئی لمحات کے وقفے کے بعد وہ محض ایک جملہ بولی۔ ہم شادی کر رہے ہیں عدید عالم۔ اس نے اس کے پھیلائے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اس لمس نے عدید کو اندر تک مسرور کر دیا اور اس کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے جنت مل جانے کی نوید سنا دی ہو۔ واو، اچھی ایپیسوڈ تھی۔ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ عدید عالم ہے کون، کچھ مسٹری سی ہے اور یہ مسٹری کیسے سالو ہوگی کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔